वेलकम टू आवर चैनल। आज के द हिंदू एडिटोरियल में 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, और मैंने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए हाईलाइट करके रखे हैं जिससे आसानी होगी फॉर योर वोकैबुलरी पार्ट। तो ध्यान से सुनते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल, डेंजरस स्काइज। ये वाला आर्टिकल अभी जो रिसेंटली, अब तो खैर एक और प्लेन क्रैश हो गया आज, मतलब कल ही हुआ मेरे ख्याल से, साउथ कोरिया में। उसके जस्ट पहले एक क्रैश अभी हुआ था अक्टाऊ सिटी में, ठीक है, कहाँ पर, कज़ाकिस्तान में, जिसमें 38 लोगों की जान चली गई। एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जो आपका अज़रबैजान से उड़ा था और वो रशिया के ग्रोनजी तक जा रहा था, ठीक है, अज़रबैजान की कैपिटल बाकू से रशिया के ग्रोनजी तक जा रहा था। वो जो प्लेन क्रैश हुआ था, जिसकी क्रैश लैंडिंग करवाई थी, उसके पीछे ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, द बेसिक रीज़न was maybe due to रशियन डिफेंस सिस्टम। रशिया का जो एंटी ड्रोन और एंटी अटैक डिफेंस सिस्टम है, उसकी वजह से शायद जो ये प्लेन क्रैश हुआ था उसके सिस्टम्स जैम हो गए थे। जैमर होते ना, जाम कर देते हैं सिस्टम्स, तो वो जैम होने की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ था। हालांकि अभी तक इसका एकदम सपोर्टिव एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है कि किस वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ था। तो इस पूरे आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला तो इम्पोर्टेंट वर्ड है लॉपी। लॉपी का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, सरफिरा टाइप से, ऐसा। अगर कोई फ्लाइट का रूट ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है ना विथ लॉट ऑफ लूप्स, उसे लॉपी कहते हैं, ठीक है। लॉपी, नॉट स्ट्रेट बट ऐसा। तो एक वर्ड ये निकल के आया। फिर एक वर्ड ये था आपका जैमिंग, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तीसरा बात ये निकल कर के आया था, इफ़ कज़ाकिस्तान एयर क्रैश कॉल्स फॉर वन अर्जेंट रिस्पॉन्स, इट इज़ फॉर द डी एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन इन द रीजन, द सक्सेस ऑफ विच वुड डिपेंड अपॉन प्रीपोंडेरेंटली, यानी कि मेनली, ठीक है। मेनली इसका मतलब होता है मेनली, प्रीपोंडेरेंटली ऑन मॉस्कोज विलिंगनेस, मॉस्को के इन्फ्लुएंस के ऊपर मेनली, है ना, यहाँ पे उसका मतलब होगा मेनली मॉस्कोज इन्फ्लुएंस या मेन इन्फ्लुएंस ऑफ मॉस्को, दैट्स इट, ठीक है। फिर कोलैटरल डैमेज, आपको पता है कोलैटरल डैमेज ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हो सकता है। इसका मतलब होता है इंसिडेंटल डैमेज, ठीक है। रिजल्ट कहते हैं ना, रिजल्ट की वजह से, रिजल्टिंग डैमेज, कुछ कर दिया उसका अब जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कहते हैं कोलैटरल डैमेज। रिजल्टेंट भी आप लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मैं ज़रा सही कर देता हूँ, रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये आपका पहला आर्टिकल था, ये जो रिसेंट प्लेन क्रैश हुआ था उसके ऊपर था। दूसरा आपका आर्टिकल है इंसिडेंट्स ऑन लूप बट इट्स एस्केप फॉर रेगुलेटर। ये भी भैया, ये तो इंडियन एविएशन सिस्टम के ऊपर लिखा है। कैप्टन ए रंगनाथन ने, ये फॉर्मर एयरलाइन इंस्ट्रक्टर और पायलट रह चुके हैं। अच्छा, ये वाला आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। ये इंडियन एयरलाइन के जो फॉल्टी पैटर्न्स है उसके ऊपर बताया गया है, ठीक है। ये पूरे आर्टिकल में बात करी है कि इंडिया में एक गलती इतनी बार हो चुकी है, ये पूरे इन्होंने सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स बताएं, ये वाले बॉडी पैराग्राफ में पूरे सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स बताएं। वही गलती बार बार होने के बावजूद अभी रिसेंटली 5 दिसंबर को गलती हुई है गोवा के मोपा एयरपोर्ट पे, सेम गलती रिपीट हो रही है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में कि इसके बावजूद हम नहीं सुधर रहे हैं, हम अपनी गलती को सही नहीं कर रहे हैं। रेगुलेटर जो है, यानी कि आपको तो पता है सिविल एविएशन का सबसे टॉप मोस्ट रेगुलेटर जो इंडिया में, उनको हम कहते हैं DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो उनकी कमी के बारे में बताया गया, उनकी और एयरलाइन के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की कमियों के बारे में इस पूरे आर्टिकल में बात हुई है, ठीक है। तो यही बताया गया। अच्छा, कमी क्या है ये भी सुन लीजिए। कमी यहाँ पे क्या बताई गई है कि काफ़ी बार ना बहुत सारे फ़्लाइट के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे एरोप्लेन के उड़ने का एक रूट होता है रनवे पे,
और एक लैंडिंग का रूट होता है रनवे पे, ठीक है। तो बहुत सी गलती है जो बार बार हो रही हैं इसमें, वो ये हो रही हैं यहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त पर जो मेन रनवे है उस पे प्लेन पहुँच ही नहीं पाता। आप कभी अगर फ़्लाइट में ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे रनवे पे ऐसे लाइन बनी होती है येलो कलर की, उस पे उसके थ्रू ही चलना होता है। तो अगर हम किसी प्लेन को यहाँ से टेक ऑफ करना है तो यहाँ से टेक ऑफ करने की बजाय इस वाले रूट पर आ जाता है, और यहाँ आ जाता है तो यहाँ आगे रनवे ही नहीं होता, तो कई बार यहाँ से टेक ऑफ कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है। या लैंडिंग करते वक्त लैंड करना था हमको इस रनवे पे, लेकिन वो लैंडिंग हो जाती है दूसरे वाले रनवे पे, तो ये प्रॉब्लम हो रही ना। अब ये बहुत रिस्की है। अभी तक तो ऐसी कोई फेटलिटी हुई नहीं है, यानी कि कोई इसमें कुछ अभी क्रैश हुआ नहीं है इस तरीके का। लेकिन आप सपोज़ करो अगर ये एक रूट है और यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़्लाइट है अभी, और दूसरी फ़्लाइट को लैंड होना था ये वाले रनवे पे, बट वो इसी पे ही लैंड हो गया, तो ये दोनों प्लेन आपस में क्रैश हो जाएंगे ना टकरा करके। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो ये इस प्रॉब्लम के बारे में इन्होंने पूरे इस आर्टिकल में बताया है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो DGCA का तो आपको मैंने फुल फॉर्म बता ही दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फेटलिटीज़ का मतलब होता है जान जाना, ठीक है, ठीक है। दुर्घटना के वक्त जो जाने जाती लोगों को उनको हम कहते हैं फेटलिटीज़। ब्लेम इज़ अपोर्शनड, अपोर्शनड का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ब्लेम इज़ अपोर्शनड टू द पायलट एरर। तो कहने का मतलब है जब भी ये सब कुछ होता है तो ब्लेम सिर्फ पायलट एरर के ऊपर चले जाता है। ये कह दिया जाता है कि ये तो भाई पायलट की गलती है, इसमें एयरलाइन की और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की और सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की कोई गलती नहीं है। तो ये गलत है, वो इन्होंने बताया यहाँ पे, ठीक है। एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का मतलब होता है कोई चीज़ को रैप अप करना, जल्दी जल्दी काम करने को कहते हैं। जैसे कोई कहते हैं ना काम निपटाना, वो जो निपटाना वर्ड है दैट इज़ एक्सपीडाइट, टू रैप अप थिंग्स, ठीक है, एक्सपीडाइट। तो 2000 में जो अक्टूबर 31 को एक क्रू जल्दी से डिपार्चर के लिए ट्राई ऑफ कर रहा था, टाइफून सर पे ही था उस वक्त, है ना, टाइफून लग गया था और ये सोच रहे थे कि टाइफून के आने के पहले हम उड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं हुआ और फिर वो एयरप्लेन क्रैश हो गया, उसमें बहुत लोगों की जान गई। उस बारे में यहाँ इसमें बताया गया सिंगापुर ने किस तरीके से उस हादसे के बाद अपने आप को सही किया, ठीक है, किस तरीके से सिंगापुर ने अपनी एयरलाइंस में उसके बाद चेंजेस की, कैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बदला। फिर एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है रनवे एक्सकर्शन। रनवे एक्सकर्शन बहुत टेक्निकल वर्ड है। जैसे ये रनवे है, ठीक है, एरोप्लेन को इसके ऊपर उतरना है, लेकिन किसी वजह से एरोप्लेन उतर तो इस पर जाता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है अगर वो यहाँ नहीं रुका तो आगे जा कर के किसी चीज़ पे टकरा जाएगा, या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है आगे जा कर के। तो किसी वजह से लैंडिंग तो हो जाती है, बट लैंडिंग को सेव करने के लिए उसको अपना रास्ता यहाँ करना पड़ता है, ऐसा टेढ़े में जा कर के रुकता है वो, ठीक है। या टेक ऑफ करते वक्त ये वाले रनवे से शुरुआत हुई लेकिन फिर वो यहाँ से उड़ गया, ऐसा टेढ़े में उड़ गया, ठीक है। इस जो ट्रैक से बदल करके उड़ना या लैंडिंग करना वाली जो प्रोसीजर है, इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं रनवे एक्सकर्शन। ये एक बहुत सेफ़ चीज़ है, अगर ये ना करी जाए तो हो सकता है कि आगे जा कर के प्लेन क्रैश हो जाए या टकरा जाए किसी चीज़ से, ठीक है। तो लेकिन ये है तो सेफ़ चीज़, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट की चीज़ है, यहाँ तक बात ही क्यों आती है ना। बात ही होती है कि भाई एक्सकर्शन करना ही क्यों पड़ रहा है, सीधे सीधे उड़ो ना। एक्सकर्शन तब किया जाता है जब इमरजेंसी में कुछ बचा ही नहीं, या तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, रनवे छोटा होता है, तब एक्सकर्शन किया जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि रनवे आगे जा कर के दूसरी जगह पे, मतलब वहाँ पे दूसरा कोई फ़्लाइट है या दूसरा कोई प्लेन खड़ा आगे जा कर के, तो एक्सकर्शन ऐसा करना पड़ता है, हल्का सा टेढ़ा करना पड़ता है, क्योंकि फ़्लाइट जब उतरती है और उड़ती है तो बहुत स्पीड में होती है, बहुत मुश्किल होता है उस वक्त स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये रनवे एक्सकर्शन दैट वाज अ टेक्निकल टर्म। फिर उसके बाद डेफिशिएंसीज़, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। डेफिशिएंसीज़ का मतलब होता है कमियाँ, ठीक है, कमियाँ। क्या लिखा है, द फेलियर ऑफ DGCA एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेफ्टी ऑडिट्स हैज़ कवर्ड अप सीरियस डेफिशिएंसीज़। तो हमारे डायरेक्टर जनरल और एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑडिट की फेलियर की वजह से बहुत सारी कमियाँ आई हैं फ़्लाइट स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, ये कमियों से क्या होता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको भी पता होगा, ICAO, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जवाब देना पड़ता है, ठीक है।
देखो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन थी, IACO ऑर्गेनाइजेशन के एनेक्चर 13 में मैंडेटरी है मेंबर स्टेट टू इन्वेस्टिगेट इट्स एक्सीडेंट, सीरियस इंसिडेंट्स एंड ऑल्सो इंसिडेंट्स एंड आइडेंटिफाई द कॉज टू टेक करेक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट द रिकरेंस। ठीक है, तो IACO में जवाब देना पड़ता है भाई हर कंट्री को जो उसका मेंबर कंट्री होता है। इंडिया इसका एक मेंबर स्टेट है, मेंबर कंट्री है, तो यहाँ पर हर बार डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ICAO को यही जवाब देते हैं कि भाई ये तो हमारे पायलट की गलती की वजह से हो पा रहा है, पायलट की गलती, इट्स जस्ट एन पायलट एरर। तो ये चीज़ अच्छा नहीं है, वहाँ पे इंडिया की इमेज भी ख़राब होती है। इंडिया को अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सही करना चाहिए। ये एक पता है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडिया की। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में ही यही आएगी। आप हर बार फ्लाइट के पायलट को आप ब्लेम नहीं कर सकते। इससे ये पता चलता है कि इंडिया के एयरलाइंस की जो स्टैंडर्ड्स है वो कितने लाइटली लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उस बारे में यहाँ बात करी गई है। एट लास्ट क्रू के ऊपर कितना प्रेशर आ जाता है इस बारे में बताया गया यहाँ पर। ठीक है, रिसेंटली कोझिकोड में जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था, पता ही है आपको, 2020 में होता है, 4 साल पहले। एक टेबल टॉप ऐसा हमारा वहाँ पे रनवे है एयरपोर्ट का, कोझिकोड का, दुबई से फ़्लाइट आ रही थी, कोविड का टाइम था, वहाँ से लोगों को अपने वापस लेकर के आ रही थी एरोप्लेन। यहाँ आगे जा कर के गड्ढा था, इसमें जैसे गिर गया था, आगे जा कर के रुक नहीं पाया था, स्पीड में था, रनवे छोटा पड़ गया और आगे जा कर के खाई थी, उस खाई में गिर गया। 18 लोगों की जान गई थी इसमें, 18 लोगों की जान गई थी। तो वो क्रैश के उस इंसिडेंट के बारे में ये पूरे पैराग्राफ में बताया गया है। एट लास्ट यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, इंडिया हैज़ टू मूव फ्रॉम ओल्ड अडेज। अडेज का मतलब होता है कहावत, कहावत। ठीक है, क्या कहावत है? कहावत उन्होंने खुद लिखी है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, इफ़ अ पायलट इज़ अलाइव ब्लेम हिम, इफ़ ही इज़ डेड बरी हिम। तो ये कहावत है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया को इससे आगे बढ़ना है भाई। ये जो कहावत है क्या, इफ़ अ पायलट इज़ अलाइव, अगर पायलट जिंदा रहता है तो पायलट को ब्लेम कर देते हैं, और अगर पायलट मर जाता है तो उसको बरी करके ख़त्म कर देते हैं बात। इस कहावत के ऊपर उठना इंडिया को, ऐसा इन्होंने कहा है कि इन्होंने, आपके ऑथर ने। ठीक है, अडेज, अडेज का मतलब हो गया ओल्ड सेइंग या फिर कहावत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है दी रिसेंट डेफरमेंट। डेफरमेंट का मतलब, डेफरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डेफर करने का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन। ठीक है, डेफरमेंट का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना। द रिसेंट डेफरमेंट ऑफ फ्लाइट एंड ड्यू टू टाइम लिमिट्स एट दी बीहेस्ट। बीहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा। ठीक है, एट द behest of airline management is a serious safety issue. To add fuel to fire is a high court decision asking the DGCA to negotiate with the two sides to find a suitable solution. Safety and fatigue, fatigue का मतलब आपको पता है थकान। ठीक है, टायर्डनेस। भाई हर एक पायलट के ड्यूटी आवर्स और स्टाफ के ड्यूटी आवर्स को ध्यान से बनाया जाता है, फटीक को ध्यान में रखते हुए कि भाई कितने में वो थक जाएगा, क्या उसको रेस्टिंग पीरियड क्या देना चाहिए, ये सब। ठीक है, तो ये आपको पूरा आर्टिकल था इम्पोर्टेंट वाला दूसरा, जो इंडियन एयरलाइंस की गड़बड़ियों की वजह से बताया गया है। तीसरा इम्पोर्टेंट आपके आज के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आर्टिकल आया है, कोरियन ड्रामा। ये भी अच्छा आर्टिकल है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा आर्टिकल है ये बेस्ड है अभी रिसेंटली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं कोरिया के अंदर में। आपको पता है कोरिया के 2 प्रेसिडेंट इम्पीच करे गए हैं। प्रेसिडेंट नंबर 1 इनका नाम था यून, था क्या है, इनका नाम है यून सुक, और प्रेसिडेंट नंबर 2 इनका नाम है मिस्टर हान। ठीक है, मिस्टर हान डक। दोनों प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया। इम्पीचमेंट का मतलब आपको भी पता है, ये तो हम भी पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में। रिमूवल, प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसीजर को कहा जाता है इम्पीचमेंट। तो भाई ये बताया गया है कि साउथ कोरिया काफ़ी टाइम तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में था, उसके बाद प्रो बिजनेस डेमोक्रेसी यहाँ पर आई, बट
बावजूद डेमोक्रेसी के आने के डेमोक्रेसी ने गलत चीज़ों का उपयोग किया, जिसमें कि करप्शन, अब्यूज़ ऑफ पावर और पॉलिटिकल वेंडेटा है। वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध, ठीक है, रिवेंज, कोई भी पॉलिटिकल चीज़ का रिवेंज लेना, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल वेंडेटा, ठीक है। इम्पीचमेंट का मतलब आपको बता ही दिया, इम्पीचमेंट ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट हान डक सू हु टुक चार्ज अ फ्यू डेज अर्लियर फॉलोइंग द इम्पीचमेंट वोट ऑफ प्रेसिडेंट यून सुक यॉल। तो पहले वाले प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ था इस वजह से क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है। अब वो जो प्रेसिडेंट हैं वो दूसरी पार्टी को बिलोंग करते थे, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इनकी, उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी है वो दूसरी है। तो विचारधाराओं के मतभेद के डर से पहले वाले प्रेसिडेंट जिनका नाम है यून सुक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। अब मार्शल लॉ लगाने की वजह से जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, यानी कि जो रूलिंग पार्टी थी वो, और लोगों ने बहुत अपोज किया और फिर उनको इम्पीच करवा दिया। अब उनके इम्पीचमेंट के बाद एक नए प्रेसिडेंट बने जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट कहा गया, उनका नाम था हान डक। हान डक को भी अभी इन्होंने 1 से 2 हफ्ते के अंदर में इम्पीच करा दिया। इनको क्यों इम्पीच कराया? क्योंकि इन्होंने जो पुराने वाले प्रेसिडेंट के जाने के बाद चेंजेस करने थे उसमें डिले कर दिया, उसको सही से सपोर्ट नहीं किया। इनके इम्पीचमेंट का ये कारण बना, ठीक है। तो एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है जस्टिफाई करना, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करना होता है एग्जाम्पलीफाई करना, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है रिस्क, खतरा या कमियां, फ्लॉज भी कह सकते हो आप। पॉलिटिकल सिस्टम की कमियां बताई गई हैं, वीकनेसेस, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ, इन अ कंट्री दैट स्टिल कीप्स डार्क मेमोरीज ऑफ इट्स नॉट सो डिस्टेंट मिलिट्री डिक्टेटरशिप हैज़ हिज मूव was seen as an extreme measure aimed at torpedoing ये है बट टॉर्पीडोइंग इट्स डेमोक्रेसी। टॉर्पीडोइंग का मतलब होता है, टॉर्पीडो आपने सुना होगा, सबमरीन में होता है टॉर्पीडो, सबमरीन की मिसाइल होती है तो उससे डैमेज होता है। तो टॉर्पीडोइंग का मतलब यही होता है किसी चीज़ को क्षति पहुंचाना, डैमेज पहुंचाना, ठीक है। तो यही बताया कि भाई इनने भी डेमोक्रेसी को क्षति पहुंचाई, इस वजह से इनका इम्पीचमेंट हुआ। इंटरिम लीडर होने के बाद पहली बार हो रहा है साउथ कोरिया की हिस्ट्री में कि किसी इंटरिम लीडर का इम्पीचमेंट हो रहा है। इंटरिम लीडर, इंटरिम का मतलब होता है बीच में आना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। इंटरिम, जैसे हमारे यहाँ इंटरिम बजट आता है ना, वैसे ही इंटरिम लीडर, बीच में आना, अपार्ट फ्रॉम इस रेगुलर टेन्योर, जो नॉर्मल कार्य सत्र होता है उसके बीच में जब कोई नया लीडर बनाया जाता है तो उसे इंटरिम लीडर कहते हैं, ठीक है। तो पूरा क्रक्स क्या है? क्रक्स का मतलब आपको भी पता होता है, जिस्ट, ठीक है। एक ही बार में सीधा फाइनल क्या इसका निकल के आ रहा है, निचोड़। द क्रक्स ऑफ डिस्प्यूट वॉज मिस्टर हान्स रिफ्यूज़ल टू अपॉइंट 3 जजेस। मिस्टर हाल का रिफ्यूज़ कर देना 3 जजेस को, टू फिल द वैकेंसीज एट 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। भाई उन्होंने 3 जज का अपॉइंटमेंट नहीं किया 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, इस वजह से उनको इम्पीच कर दिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट को। सेकंड प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये उनके इम्पीचमेंट का कारण बना, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, फाइनल कंक्लूजन क्या कह रहा है पूरा आर्टिकल। दिस इज़ परहैप्स द डीपेस्ट क्राइसिस ऑफ साउथ कोरिया इज फेसिंग सिंस इट्स ट्रांजिशन इनटू डेमोक्रेसी। इट्स फ्रैक्शियस पॉलिटिकल क्लास। फ्रैक्शियस पॉलिटिकल क्लास का मतलब होता है प्रॉब्लम क्रिएटिंग या ट्रबल मेकिंग, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ या व्यक्ति जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आज की जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉलिटिकल क्लास है उसको भाई प्रायोरिटाइज करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी को, इंस्टेड ऑफ अपने खुद के भले के लिए काम करना, ठीक है। वो यहाँ पर लास्ट लाइन इन्होंने बताई है, उन्होंने यही कहा है एक्सपीडाइट। अभी मैंने आपको इसके पिछले वाले आर्टिकल में भी बताया, यहाँ पे वो वर्ड वापस रिपीट हो गया। एक्सपीडाइट का मतलब होता है फास्ट, फटाफट से निपटाना या रफा दफा करना कहते हैं, रैप अप करना। लिखा है कि द की पार्टीज ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड एक्सपीडाइट द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स ऑफ मिस्टर यून। पुराने वाले पहले प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट को फटाफट से निपटाएं, और की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो 3 जजेस को जिनको अपॉइंट करना है उनको भी तुरंत अपॉइंट किया जाए, और कंट्री के डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल किया जाए, ठीक है। तो ये आपके आज के 3 आर्टिकल हो गए।
आपके द हिंदू के इम्पोर्टेंट थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या चीज़ें आपको चाहिए, किन न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल और चाहिए। ठीक है, आर्टिकल्स और एडिटोरियल पे एनालिसिस इसी तरीके से आगे चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।